आइए बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल 7.1। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of this equilateral triangle is 0.5 meter long. देखिए, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के ऊपर 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम के पार्टिकल्स दिए हुए हैं और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी सभी साइड्स 0.5 मीटर लॉन्ग है। तो आपको पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये फाइंड करो। अब इसके लिए हम ये फिगर यूज करते हैं। देखिए, यहां पे ये है पहला पार्टिकल जो कि है 100 ग्राम का और ये है दूसरा पार्टिकल 150 ग्राम का और ये है तीसरा पार्टिकल 200 ग्राम का। ऑलराइट, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास सी फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो हम इन सभी मास की पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए, m1 मास जो कि 100 ग्राम का है, इसकी पोजीशन यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं जो कि आएंगे 0 मीटर। क्योंकि सीधी सी बात है, आप देख पा रहे हो कि ये जो 100 ग्राम का पार्टिकल है वो ऑलरेडी ओरिजिन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 अच्छा, अब इसकी बात करें हम, ये दूसरा पार्टिकल जो कि 150 ग्राम का है, तो मैं m2 जो कि 150 ग्राम का है उसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि उसकी पोजीशन में लेना चाहता हूं। तो समझिए, ये जो साइड है वो 0.5 मीटर की है। आपको तीनों साइड 0.5 मीटर लॉन्ग है ऐसे कहा है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये 0.5 मीटर है। ऑलराइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे ये जो पार्टिकल है 150 ग्राम का, उसका x कोऑर्डिनेट 0.5 हो जाएगा, राइट, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो x कोऑर्डिनेट 0.5 और y कोऑर्डिनेट 0। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये है 0.5 मीटर और y कोऑर्डिनेट है 0 मीटर। अब ले लेते हैं हम तीसरा पार्टिकल जो कि है 200 ग्राम का। अब इसके कोऑर्डिनेट की बात करनी है हमें, इसकी पोजीशन हमें समझनी है। तो देखिए, ये है 200 ग्राम का पार्टिकल। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां से आप इसका प्रोजेक्शन देखिए तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये इस साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये जो लेंथ है 0.5 का आधा 0.25 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 0.25 मीटर, यहां पे लिखा है 0.25 मीटर। अब रही बात इसके y कोऑर्डिनेट की, y कोऑर्डिनेट यानी कि ये हाइट जो है, राइट, इस पार्टिकल की ये जो हाइट है वो है y कोऑर्डिनेट। अब समझिए, यहां पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है एंगल 60 डिग्री। अब ये जो साइड है जिसकी हाइट हमें मेजर करनी है वो इस एंगल की अपोजिट साइड है और ये है हाइपोटेनियस। तो आप जानते हो कि अपोजिट साइड इजकल टू हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा होता है। तो मैं ये भी लिख देता हूं यहां पे कि ये जो साइड है वो हो जाएगी हाइपोटेनियस यानी कि 0.5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन 60। ऑलराइट, अब समझिए, इससे आपको मिल जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 यानी कि √3/2। सही है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाता है 0.25 इंटू √3, है ना। तो यही वैल्यू यहां पे लिखी हुई है। तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0.25 इंटू √3 मीटर। तो अब ये मैं यहां पे लिख लेता हूं कि भाई x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.25 मीटर और y कोऑर्डिनेट हो जाता है 0.25 इंटू √3 मीटर। चलिए, तो यहां पे ये हमें मिल गए तीनों पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट और ये हमें मिल गए तीनों पार्टिकल के y कोऑर्डिनेट्स। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशनल केस है
इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए इक्वेशंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज एक्स इजकल टू, देखिए यहां पे 3 पार्टिकल्स हैं तो मैं लिखूंगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम। देखिए m1 यानी कि 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय x1, x1 तो 0 है, प्लस m2 यानी कि 150 ग्राम और x2, तो x2 है 0.5, प्लस m3 यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, x3 कितना है 0.25, डिवाइड बाय तीनों मास का एडिशन 100 प्लस 150 प्लस 200। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 125 डिवाइड बाय 450 मीटर, यानी कि इसे हम 5/18 मीटर भी लिख सकते हैं, 5/18 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया 5/18 मीटर। अब ले लेते हैं हम इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके लिए इक्वेशन है इस तरह से, y इजकल टू, आप ऑलरेडी जानते ही हो, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसमें हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। देखिए m1 यानी कि 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय y1, y1 है 0। देखिए मैंने आपको आगे बता दिया, फिर से बता दूं कि ये जो है वो y कोऑर्डिनेट्स है, y1 है 0, y2 है 0 और y3 है 0.25 इंटू √3। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूं। अब देखिए m2 यानी कि 150 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय y2 0 प्लस m3 यानी कि 200 ग्राम और y3 जो है वो है 0.25 √3। ठीक है, डिवाइड बाय तीनों मास का एडिशन 100 प्लस 150 प्लस 200। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 50 √3 अपॉन 450 मीटर, यानी कि ये मिल जाएगा आपको 1/3 मीटर। तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो अब फाइनली हम लिख सकते हैं दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज C, सेंटर ऑफ मास को C कह रहे हैं हम, एंड हियर x कोऑर्डिनेट इज 5/18 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1/3 √3, this much meter. So this is the position of center of mass. चलिए अब देखते हैं एग्जांपल 7.2, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्राइंगुलर लेमिना। ट्राइंगुलर लेमिना यानी कि ट्राइंगुलर प्लेट जैसा कुछ लेके आप उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कीजिए। चलिए इसके लिए मैं यहां पे ये ले रहा हूं एक ट्राइंगुलर लेमिना, इसको नाम दे देते हैं कुछ इस तरह से ABC लेमिना, राइट। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करें, इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक समझते हैं। देखिए मैं इस पूरे ट्रायंगुलर लेमिना को पतली पतली स्ट्रिप से बना हुआ समझ सकता हूं। देखिए मैं ड्रॉ करके समझाता हूं आपको। यहां पे ये मैंने ड्रॉ कर ली एक स्ट्रिप, ऐसे ये दूसरी, तो पूरा ट्रायंगुलर लेमिना जो है
वो इस तरह से, यानी कि पतली स्ट्रिप से बना हुआ है, ऐसा सोच सकते हैं। कितनी पतली स्ट्रिप? जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। यहां पे ड्रॉ करने में थोड़ी सी लिमिटेशन है, इसलिए हम ज्यादा स्ट्रिप तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इतनी भी चलेगी समझने के लिए। अब देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि इस पूरे ट्रायंगल लैमिना को इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप से बना हुआ हम समझ सकते हैं, राइट। ये सभी पतली स्ट्रिप की साइज अलग अलग है। अब देखिए, किसी एक स्ट्रिप के ऊपर अगर हम बात करें, इस स्ट्रिप की अगर हम बात करें, तो इसका सेंटर ऑफ मास, सिर्फ इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा, इसके मिड पॉइंट पे आएगा, है ना। जैसे कि मैं इसका सेंटर ऑफ मास दिखा दूं, तो ये रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये हो गया इस पहली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास। फिर दूसरी स्ट्रिप की बात करें तो उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे, यानी कि यहां पे आएगा। तो इस तरह से मैं हर एक स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इस रेड डॉट से दिखा रहा हूं, जो कि उस स्ट्रिप के सेंटर पे आएगा, उसकी लेंथ के हाफ पे आएगा, राइट। इस तरह से ये हो गया हर एक स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास। अब मैं इन सभी सेंटर ऑफ मास को एक लाइन से जोड़ देता हूं, इस तरह से। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं लेट अस से सीपी। ये सीपी लाइन हो गई। अब समझिए, यहां पे हर एक स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर ही होगा। ऑलराइट, कहां पे है ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन अब ये जो बीसी साइड है, इसे हम बेस मान के उसके पैरेलल इस तरह से पतली स्ट्रिप सोचें। उसके पैरेलल पहले की तरह ही जो हमने पतली स्ट्रिप सोची है, इस तरह से पतली स्ट्रिप सोचे, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। और फिर उन सभी के सेंटर ऑफ मास ले लें, और उन सेंटर ऑफ मास को अगर हम जोड़ दें तो हमें कुछ इस तरह से एक लाइन मिलेगी। ठीक है, ये लाइन मिलेगी हमें। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं लेट अस से ए क्यू लाइन। ऑलराइट, ऐसे ही अब मैं इस एसी साइड को बेस के तौर पे लेके उसके पैरेलल बहुत सारी पतली स्ट्रिप्स में इसमें डिवाइड कर लूं, और फिर उन सभी पतली स्ट्रिप्स का सेंटर ऑफ मास में फाइंड कर लूं, और उन सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक लाइन में ड्रॉ करूं। तो ये लाइन मुझे ऐसे मिलेगी। इसको हम नाम दे देते हैं लेट अस से बी आर करके, बी आर। अब देखिए, अब हमारा लॉजिक यहां पे ये है कि इस पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे, सीपी लाइन पे तो होना ही चाहिए। इसी तरह से एक्यू लाइन पे भी होना ही चाहिए। इसी तरह से बी आर लाइन पे भी होना ही चाहिए, राइट। तो अगर तीनों लाइन पे सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो कोइंसाइडिंग पॉइंट आपको मिल रहा है वही इस ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो मैं यहां पे शो कर देता हूं, ये है सेंटर ऑफ मास सी। यहां पे एक और बड़ा अच्छा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो भी समझते हैं। देखिए, यहां पे ये सारी जो लाइन है ए क्यू या बी आर या सी पी, ये सारे दरअसल मीडियंस हैं, राइट। और ये मीडियंस का कोइंसाइडिंग पॉइंट है, यानी कि कॉन्करेंस पॉइंट है। और सभी मीडियन का कॉन्करेंस पॉइंट जो है वो दरअसल ट्राइंगल का सेंट्रोइड होता है। इसे हम जनरली कहते हैं सेंट्रोइड जी, राइट। तो देखने वाली बात यह है कि ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है। इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। दिस मीन्स द सेंटर ऑफ मास of this triangle lamina lies on the point of concurrence of the medians, that is on the centroid G। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल 7.3।
Find the center of mass of a uniform L-shaped lamina, that means a thin flat plate with dimensions as shown in the figure. The mass of the lamina is 3 kg. इसके लिए फिगर ये रही। अब देखिए यहां पे आपको ये एक एल शेप का, इस तरह से एल शेप का लेमिना दे दिया है, राइट। इसकी ये लेंथ है 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर, और यहां पे ये पॉइंट देखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1, यानी कि ये लेंथ 1 मीटर है और ये लेंथ भी 1 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, ऑलराइट। अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अब कैसे करें? देखिए इसमें एक ट्रिक यूज करते हैं। हम इस पूरे लेमिना को इस तरह से 3 स्क्वायर शेप में डिवाइड कर लेते हैं। मीन्स के ये पूरा लेमिना इस तरह के 3 स्क्वायर शेप से बना है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं, ऑलराइट। अब इसमें सबसे पहला ये जो शेप है स्क्वायर शेप, उसका मास ऑब्वियस सी बात है कि 1 kg हो जाएगा, दूसरे का भी 1 kg हो जाएगा और तीसरे का भी 1 kg हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपको दिया हुआ है 3 kg का मास, राइट। तो मैं यहां पे पहले मेंशन कर लेता हूं कि मास ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर प्लेट इज m1, ऑफ द सेकंड स्क्वायर प्लेट इज m2 एंड ऑफ द थर्ड स्क्वायर प्लेट इज m3, एंड हियर mass m1 is equal to mass m2 is equal to mass m3 and all are basically 1 kg, राइट। अब समझिए, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके टोटल मास को कॉन्सेंट्रेट करके बैठा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल मास उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहां पे इस स्क्वायर प्लेट की अगर हम बात करें तो इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके सेंट्रोइड पे ही आएगा, यहां पे आएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है C1 जो कि इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास है, वहां पे इस पूरे स्क्वायर प्लेट का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम मान सकते हैं। मींस के ये पॉइंट दरअसल m1 मास वाला है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसी तरह से इस स्क्वायर प्लेट की अगर हम बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका सेंट्रोइड हो जाएगा, यानी कि C2 पॉइंट हो जाएगा, और C2 पॉइंट इस प्लेट का मास लेके बैठा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। मींस के ये पॉइंट m2 मास का है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और आखिर में ये स्क्वायर प्लेट तो उसका सेंट्रोइड भी यहां पे आएगा C3 पॉइंट पे, तो C3 पॉइंट भी इस m3 मास को लेके बैठा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। मींस के इस स्क्वायर प्लेट का जो मास है वो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट है C1 इसका x कोऑर्डिनेट आएगा 0.5 और y कोऑर्डिनेट भी 0.5। याद रहे कि ये है 1 मीटर, ये है 1 मीटर, तो यहां पे 0.5 आ जाएगा। फिर इसकी बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा 1.5, है ना, 1.5, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिर्फ 0.5। यहां C3 की बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 0.5 और y कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा 1.5। मैं इसे मेंशन कर लेता हूं, यहां पे 0.5 एंड 0.5। यहां पे बात करें C2 के लिए तो ये है 1.5 एंड 0.5। C3 के लिए अगर बात करें तो x कोऑर्डिनेट आएगा 0.5 और y कोऑर्डिनेट आएगा 1.5, ऑलराइट। आइए अब देखते हैं आगे का लॉजिक। अब आप ये फिगर देखिए, देखिए ये फिगर मैंने दरअसल इस लेफ्ट फिगर से ही बनाई, देखिए इस तरह से, राइट। ये वही फिगर है दरअसल, और यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये C1 पॉइंट लिया है, ये C2 पॉइंट लिया है और ये C3 पॉइंट लिया है। मैंने इसमें जो लेमिना है उसे कंसीडर नहीं किया है, लेमिना मैंने ड्रॉ नहीं किया है। मैंने लेमिना के जो 3 पार्ट हमने बनाए उनके सेंटर ऑफ मास को यहां पे दिखाया है। ये पॉइंट हो गया C1, ये C2, C3, इसके मास M1, M2 और M3।
अब हम यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को दरअसल m1, m2 और m3 मास वाले पार्टिकल्स मान सकते हैं, राइट। ये m1 मास का पार्टिकल, ये m2 मास का और ये m3 मास का पार्टिकल हम मान सकते हैं। और इनके कोऑर्डिनेट्स ये भी हम लिख लेते हैं। देखिए C1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.5 और 0.5, C2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 1.5 एंड 0.5 और C3 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.5 एंड 1.5। तो अब आपको और कुछ नहीं सोचना है, आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, उनके मास आपको पता है और उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। तो आप सिर्फ इन 3 पार्टिकल्स का यानी कि इन 3 मास पॉइंट का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लीजिए। वही दरअसल इस एल शेप लेमिना का सेंटर ऑफ मास भी होगा। ये बात मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं। हियर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल एल शेप लेमिना इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज मास पॉइंट्स ओनली। अब इसे हम इक्वेशनली आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इन तीनों पार्टिकल्स के यानी कि इन तीनों मास पॉइंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। नाउ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू, यहां पे 3 पार्टिकल है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। अब देखिए यहां पे ये तीनों मास सेम है 1 kg, राइट। तो न्यूमरेटर में से तो 1 कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/3। अब देखिए न्यूमरेटर में जो बचेगा वो है x1। पहले समझ लीजिए, ये है x1 0.5, ये है x2 1.5 और ये है x3 0.5। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे 0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, राइट। यानी कि ये हो जाता है 2.5/3 या फिर बेटर वे है कि हम इसे लिखें 5/6 मीटर। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 5/6 मीटर। अब इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं y कोऑर्डिनेट। नाउ द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज y इज इक्वल टू, अगेन द सिमिलर इक्वेशन, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां भी देखिए m1 m2 m3 ये सभी 1 है तो 1 कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो हम लिख पाएंगे 1/3। अब y कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। देखिए ये है y1 0.5, y2 0.5, y3 1.5। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5, तो ये तो वही आ रहा है 2.5 डिवाइड बाय 3, यानी कि हम y कोऑर्डिनेट भी लिख पाएंगे 5/6 मीटर। तो फाइनली हम मेंशन कर सकते हैं thus the position of center of mass of the L-shaped lamina is at C, that is 5/6 मीटर। ऑलराइट, अब देखते हैं एग्जांपल 7.4। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, that is vector A is equal to 3 caret I minus 4 caret J plus 5 caret K and vector B is equal to minus 2 caret I plus caret J minus 3 caret K। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये वेक्टर A और वेक्टर B है, दरअसल यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है तो ये वेक्टर्स है। चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन आपको पता ही है,
ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दैट इज इक्वल टू, याद है इक्वेशन, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सिंपल। अगर आपके पास 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो आप ए डॉट बी इसी इक्वेशन से ले सकते हो। तो अब हम डाल देते हैं ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड की वैल्यूज। तो चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पे, ए एक्स है 3, बी एक्स है -2 प्लस ए वाई है -4, बी वाई है +1, फिर ए जेड है 5, बी जेड है -3, है ना। तो ये हो जाता है -6, -4 एंड -15, यानी कि टोटल हो गया -25। तो ए डॉट बी आपको मिल रहा है -25। ये हमारा एक आंसर है, इसे मैं ब्रैकेट कर लेता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू -25। अब देखते हैं हम इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, राइट। और इसे जब हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हो तो इसे हम इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लेके सॉल्व करते हैं, यानी कि यहां पे आ जाता है कैरेट आई, यहां पे आ जाता है कैरेट जे, यहां पे आ जाता है कैरेट के, फिर यहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड और यहां पे बी एक्स बी वाई बी जेड। अब ये सारी वैल्यूज हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो पहले तो मैं लिख लूंगा यहां पे कैरेट आई, कैरेट जे एंड कैरेट के। अब देखिए ए एक्स ए वाई और ए जेड कितना है, 3 -4 +5, बी एक्स बी वाई बी जेड कितना है, -2 1 एंड -3। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है पहले आपको लिखना है कैरेट आई और फिर ब्रैकेट में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, यानी कि 4 × 3 12 + 12 होगा ये, -5 × 1 5, फिर आएगा माइनस कैरेट जे। अब आपको ब्रैकेट में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो 3 × -3 यानी कि -9 और ये माइनस माइनस प्लस होके आएगा 5 × 2 10 और फिर आएगा प्लस कैरेट के, राइट। अब प्लस कैरेट के में आपको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो 3 × 1 3 और 4 × 2 8, ये माइनस आएगा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले तो आ जाएगा यहां पे 7 कैरेट आई, फिर ये हो जाएगा माइनस कैरेट जे और फिर आ जाएगा -5 कैरेट के, राइट। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर कहें कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 7 कैरेट आई माइनस कैरेट जे -5 कैरेट के। ये हो गया हमारा एक आंसर, इसे ब्रैकेट कर लेते हैं हम, ए क्रॉस बी। देखिए यहां पे ये आंसर तो आ गया, लेकिन एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट में बात करें तो डॉट प्रोडक्ट में अगर हमने बी डॉट ए लिया होता तो भी आंसर जो है वो -25 ही आता, राइट। आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप बी डॉट ए लें तो भी दरअसल इक्वेशन तो इसी तरह का रहेगा, बी एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी जेड ए जेड, तो आंसर -25 ही आएगा। बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हम बी क्रॉस ए लेते तो आंसर नेगेटिव आता, मीन्स के -7 कैरेट आई, यहां पे प्लस कैरेट जे और यहां पे +5 कैरेट के, इस तरह से आता है। ये आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब कि डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता है।
ऑलराइट, तो इसके साथ बच्चों ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आज के इन सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।